नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में मैं सोनाक्षी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इजराइल गाजा युद्ध संघर्ष का इतिहास। इजरायली आंकड़ों के अनुसार लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। गाजा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली सेना द्वारा जवाब में किए गए हवाई और तोपखाने के हमलों में गाजा में 33,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में मध्य पूर्व के उस हिस्से पर शासन करने वाले ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद फिलिस्तीन के रूप में जाने वाले क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। इस भूमि पर यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक साथ ही अन्य छोटे जातीय समूह रहते थे। दोनों लोगों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर स्थापित करने का कार्य दिया। यह 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र से उपजा था, जो तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा ब्रिटेन के यहूदी समुदाय को दी गई प्रतिज्ञा थी। यह घोषणा फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासनादेश में निहित थी और 1922 में नवनिर्मित लीग ऑफ नेशंस संयुक्त राष्ट्र के अग्रदूत द्वारा समर्थित थी। यहूदियों के लिए फिलिस्तीन उनका पैतृक घर था, लेकिन फिलिस्तीनी अरबों ने भी इस भूमि पर दावा किया और इस कदम का विरोध किया। 1920 और 1940 के दशक के बीच वहां आने वाले यहूदियों की संख्या में वृद्धि हुई, जिनमें से कई यूरोप में उत्पीड़न से भाग कर आए थे। विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी नरसंहार से यहूदियों और अरबों के बीच और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसा में भी वृद्धि हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, जिसमें यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बन गया। उस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने अस्वीकार कर दिया और कभी लागू नहीं किया। इजराइल कैसे और क्यों बनाया गया? 1948 में समस्या को हल करने में असमर्थ ब्रिटेन वापस चला गया और यहूदी नेताओं ने इजराइल राज्य के निर्माण की घोषणा की। इसका उद्देश्य उत्पीड़न से भाग रहे यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होना था, साथ ही यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि भी। अल नकबा या तबाही कहे जाने वाले स्थान पर सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी भाग गए या उन्हें अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया। अगले वर्ष जब युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ, तब तक इजराइल ने अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। जॉर्डन ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया जिसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, और मिस्र ने गाजा पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम पश्चिम में इजरायली सेना और पूर्व में जॉर्डन की सेना के बीच विभाजित था, क्योंकि कभी कोई शांति समझौता नहीं हुआ था। इसलिए अगले दशकों में और भी युद्ध और लड़ाई हुई। 1967 में एक युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक, साथ ही सीरियाई गोलान हाइट्स, गाजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। अधिकांश फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गाजा और वेस्ट बैंक के साथ साथ पड़ोसी जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में रहते हैं। ना तो उन्हें और ना ही उनके वंशजों को इजराइल ने अपने घरों में लौटने की अनुमति दी है। इजराइल का कहना है कि इससे देश पर दबाव पड़ेगा और यहूदी राज्य के रूप में इसके अस्तित्व को खतरा होगा। इजराइल अभी भी पश्चिमी तट पर कब्जा किए हुए है और पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनियों का दावा है कि पूर्वी यरूशलेम भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी है।
अमेरिका उन मुट्ठी भर देशों में से एक है जिसने शहर को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। पिछले 50 वर्षों में इजराइल ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में बस्तियां बनाई हैं, जहां अब 70,000 से अधिक यहूदी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियों को अवैध माना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और यूके सरकार सहित अन्य की स्थिति है। हालांकि इजराइल इसे अस्वीकार करता है। गाजा इजराइल और भूमध्य सागर के बीच स्थित भूमि की एक संकरी पट्टी है, लेकिन मिस्र के साथ इसकी एक छोटी दक्षिणी सीमा है। केवल 41 किलोमीटर यानी कि 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा, इसमें 2 मिलियन से अधिक निवासी हैं और यह पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। 48 से 49 के युद्ध के बाद गाजा पर मिस्र ने 19 साल तक कब्जा किया था। 1967 के युद्ध में इजराइल ने गाजा पर कब्जा किया और 2005 तक रहा। इस दौरान उसने यहूदी बस्तियां बनाई। 2005 में इजराइल ने अपने सैनिकों और बसने वालों को वापस बुला लिया। हालांकि इसने अपने हवाई क्षेत्र, साझा सीमा और तट रेखा पर नियंत्रण बनाए रखा। संयुक्त राष्ट्र अभी भी इस क्षेत्र को इजराइल के कब्जे वाला मानता है। इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच मुख्य समस्याएं क्या हैं? ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं फिलिस्तीनी शरणार्थियों का क्या होना चाहिए, क्या कब्जे वाले पश्चिमी तट में यहूदी बस्तियां रहनी चाहिए या हटाई जानी चाहिए, क्या दोनों पक्षों को यरूशलेम साझा करना चाहिए, और शायद सबसे मुश्किल, क्या इजराइल के साथ एक फिलिस्तीनी राज्य बनाया जाना चाहिए। इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। 1990 और 2010 के दशक के बीच इजराइल फिलिस्तीनी शांति वार्ताएं कभी कभी होती थीं, जिसमें हिंसा भड़कती थी। शुरुआती दिनों में बातचीत के जरिए शांति संभव लग रही थी। नॉर्वे में गुप्त वार्ताओं की एक श्रृंखला ओस्लो शांति प्रक्रिया बन गई, जिसका प्रतीक 1993 में व्हाइट हाउस लॉन में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह था। ऐतिहासिक क्षण में फिलिस्तीनियों ने इजराइल राज्य को मान्यता दी और इजराइल ने अपने ऐतिहासिक दुश्मन फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि PLO को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। एक स्वशासित फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना की गई। हालांकि जल्द ही दरारें दिखाई देने लगी जब तत्कालीन विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने ओस्लो को इजराइल के लिए एक घातक खतरा बताया। इजरायलियों ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदियों को बसाने के अपने प्रोजेक्ट को तेज कर दिया। हाल ही में उभरे फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल में लोगों को मारने और सौदे की संभावनाओं को खत्म करने के लिए आत्मघाती हमलावर भेजे। इजराइल में माहौल खराब हो गया, जिसकी परिणति 4 नवंबर 1995 को एक यहूदी चरमपंथी द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की हत्या के रूप में हुई। 2000 के दशक में शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए, जिसमें 2003 भी शामिल है, जब विश्व शक्तियों द्वारा 2 राज्य समाधान के अंतिम लक्ष्य के साथ एक रोड मैप तैयार किया गया था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। शांति प्रयास अंततः 2014 में रुक गए, जब वॉशिंगटन में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच वार्ता विफल हो गई। सबसे हालिया शांति योजना, जिसे अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते तैयार किया था, को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सदी का सौदा कहा था, लेकिन फिलिस्तीनियों ने इसे एक तरफा करार दिया और इसे कभी जमीन पर नहीं उतारा। हमास ने 2006 में फिलिस्तीनियों के आखिरी चुनाव जीते और अगले साल वेस्ट बैंक स्थित राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रतिद्वंदी फतह आंदोलन को हटाकर गाजा पर नियंत्रण कर लिया। तब से गाजा में उग्रवादियों ने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं।
जिसने मिस्र के साथ मिलकर हमास को अलग थलग करने और हमलों को रोकने की कोशिश करने के लिए पट्टी पर आंशिक नाकाबंदी बनाए रखी है। खासकर इजरायली शहरों की ओर रॉकेटों की अंधाधुंध फायरिंग। गाजा में फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल के प्रतिबंध और घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर उसके हवाले हमले सामूहिक दंड के समान हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह वर्ष कब्जे वाले पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के लिए अब तक का सबसे घातक वर्ष रहा है। फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों पर घातक हमलों के जवाब में वहां किए जा रहे प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाइयों की भी शिकायत की है। ये तनाव हमास के नवीनतम हमले के कारणों में से एक हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी आम फिलिस्तीनियों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, जिसमें बंधकों का उपयोग करके इजराइल पर दबाव डालना भी शामिल है, ताकि वह अपनी जेलों में बंद अनुमानित 4,500 फिलिस्तीनियों में से कुछ को रिहा कर दे। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की है। इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में यहूदी राज्य को $260 बिलियन से अधिक की सैन्य और आर्थिक सहायता दी है और अतिरिक्त उपकरण, वायु रक्षा मिसाइलें, निर्देशित बम और गोला बारूद देने का वादा किया है। इजराइल को अपने हथियार कहां से मिलते हैं? इसने इजराइल के दुश्मनों, खासतौर पर लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन को युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलने से रोकने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में 2 विमान वाहक हमलावर समूह भी भेजे। हालांकि अमेरिका ने फिलिस्तीनी मौतों की संख्या को लेकर इजराइल की आलोचना की है और युद्ध को लेकर दोनों सहयोगियों के बीच तीखे मतभेद उभरे हैं। रूस और चीन दोनों ने हमास की निंदा करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे संघर्ष में दोनों पक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति की कमी के लिए अमेरिकी नीति को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान हमास का एक प्रमुख समर्थक है, साथ ही हिजबुल्ला का भी, जिसके आतंकवादी हमास के हमले के बाद से लगभग रोजाना इजरायली सेना के साथ गोलीबारी कर रहे हैं। हमास के हमले में ईरान की भूमिका के बारे में सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने कुछ दिन पहले ही इसे हरी झंडी दे दी थी। हालांकि तेहरान ने किसी भी तरीके की संलिप्तता से इनकार किया है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें अब रियल टाइम्स।